इस वीडियो में मैं मॉडरेशन मॉडल कैसे स्मार्ट पीएलएस में रन होता है और उनके रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने स्मार्ट पीएलएस को ओपन किया। स्मार्ट पीएलएस बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर है। और जब हम सैम टेक्निक जो है अप्लाई करते हैं, पर्टिकुलरली जब वेरिएंस बेस्ड टेक्निक अप्लाई करनी होती है, तो उसके लिए मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर स्मार्ट पीएलएस है। आल्दो के स्मार्ट पीएलएस ने कोवेरियस बेस सैम सीबी सैम को ऐड कर लिया है अपने उसमें एल्गोरिदम में। लेकिन अभी इसके एल्गोरिदम जो है वो बीटा स्टेज पे है। तो यहाँ पे स्मार्ट पीएलएस को ओपन करने के बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मॉडरेशन एनालिसिस जो है इसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फाइल इस पे क्लिक करूंगा और मैं डेटा फाइल जो है अपनी उसको अपलोड कर लूँगा। एक चीज़ का आपके जहन में ख्याल रहे कि जब भी आप स्मार्ट पीएलएस में एक्सेल की फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उसको टाइप जो उसकी है CSV कॉमा डिलिमिटेड कर लें। क्योंकि इस टाइप की जो है CSV की सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है स्मार्ट पीएलएस के साथ जो है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया अपनी डेटा फाइल को और क्लिक ओपन। तो यहाँ पे ओपन बटन में मैंने क्लिक किया और उसके बाद फिर मैं इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा। तो मेरे पास जो है वो इस तरह से डेटा लोड हो जाएगा। 15 इंडिकेटर्स हैं, सैम्पल साइज 100 है। क्योंकि यहाँ पे मैं स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप प्रोफेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये लिमिटेशन नहीं है, आप मोर देन 100 सैम्पल साइज को भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक एरो पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे क्रिएट मॉडल इस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट तो मेरा मॉडरेशन है और मॉडल टाइप जो है यहाँ पे PLS सैम मैं सेलेक्ट करूँगा। आल्दो कि यहाँ पे CB सैम भी फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी PLS सैम जो है इसको सिलेक्ट करूँगा। और मेरा मॉडल जो है वो मॉडरेशन मॉडल जो है इसको मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा। तो मैंने मॉडरेशन मॉडल जो है इसको टाइप कर लिया। सेव बटन पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे इस इंटरफेस पे मैं लैंड करूँगा। अब मेरे पास जो वेरिएबल है फर्स्ट जैसे जो है ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली एक बिहेवियर बाइसेस है जो कि हम बिहेवियर फाइनेंस में मोस्टली जो है कंसेप्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स हैं, OC1 OC2 OC3 OC4। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ड्रैग किया और ड्रॉप किया। ड्रॉप के बाद यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कंप्लीट नेम लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर कर दें तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट जो है वो बना देगा। और उसके बाद मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ड्रैग ड्रॉप एंटर। तो ये मेरे पास मैंने बड़ा सिंपल मॉडल यहाँ पे लिया है। यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, अलाइन इंडिकेटर्स टू द लेफ्ट। ये मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सोजेनस वेरिएबल और मेरा ये डिपेंडेंट वेरिएबल या आप इसको एंडोजेनस वेरिएबल कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मॉडरेटर लूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली जो है ये जो फाइनेंस के स्टूडेंट वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये बेसिकली किसी भी पर्सन में एबिलिटी होती है कि किस तरह से इफेक्टिवली जो है वो फाइनेंशियल स्किल्स को यूज कर लेता है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन्वेस्टिंग है, बजटिंग है। तो इस कंसेप्ट को हम जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी बोल रहे होते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी के 3 इंडिकेटर्स हैं। मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया और फिर मैं यहाँ पे एंटर। तो ये मेरा मॉडरेटर है। जब मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट कनेक्ट करूँगा तो फिर मैं जो यहाँ पे एरो है कनेक्ट, इससे क्लिक करूँगा और ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो देखें, जब ये प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं तो कलर इसका चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है। लेकिन जब आपके पास मॉडरेटर को आपने कनेक्ट करना है तो ये मॉडरेटिंग इफेक्ट है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आप जो है यहाँ से मॉडरेटर को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये मॉडरेटर आपके पास बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है अब इसको मॉडल को रन ही करना है, मॉडरेशन मॉडल को। लेकिन रन करने से पहले थोड़ा सा मैं किस तरह से ये रन होता है उसको थोड़ा सा मैं आइडिया आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पे मैं PDF ओपन कर रहा हूँ जिसमें देखें, अगर आप कंसेप्चुअल डायग्राम भी बनी हुई है, X इंडिपेंडेंट, Y डिपेंडेंट और W मॉडरेटर है। तो एक कंसेप्चुअल डायग्राम है। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकली इसको रन करते हैं तो फिर यहाँ पे एक्स और डब्ल्यू यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर यहाँ पे ये भी उसमें इफेक्ट के तौर पे आ रहे होते हैं। और यहाँ पे इंटरेक्शन बनती है
यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई होके जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट होता है। और अगर ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है इसका बीटा, यानी यहाँ पे सी कॉफिशिएंट जो है, सी का बीटा जो है, अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो हम कहते हैं कि मॉडरेशन एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा इसको और भी देख लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस तरह से, तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि इसमें जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी मैं स्मार्ट पीएलएस 4 यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब आप 3 यूज करते होंगे तो आपको याद होगा, जब आपने 3 मॉडरेशन में यूज किया होगा, तो वहां पे वो ऑप्शन देता था कि आपने इसको जो है बेसिकली, क्योंकि देखें जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीकुलरिटी तो एग्जिस्ट करेगी, तो उसको किस तरह से वाइड करना है, तो वो आपको ये ऑप्शन देता था कि सेंटरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर दो। यानी सेंटरिंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यानी आप वेरिएबल का मीन लेते हैं और फिर जो वेरिएबल की वैल्यूज है उसमें से माइनस करते हैं, तो वो सेंटरिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। या वो आपको रेसिडुअल सेंटरिंग का ऑप्शन देता था, या आपको कहता था कि स्टैंडर्डाइजेशन कर लें, यानी उसमें z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, यानी उसको z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो मल्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन जब आप यहाँ पे स्मार्ट पीएलएस 4 में रन करेंगे तो वो स्टैंडर्डाइजेशन खुद ही कर देगा, आपसे वो जो ऑप्शन नहीं पूछेगा। जस्ट जब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग पे जो है, जब उसमें रन करेंगे, तो फिर आपके पास वो यहाँ पे वो मल्टीकुलरिटी का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट वर्जन है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कम शो हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल वर्जन है तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं इसमें से आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे देखें पीएलएस सैम एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे कंसिस्टेंट पीएलएस सैम एल्गोरिथम भी है। इसी तरह से बूटस्ट्रैपिंग है और नीचे भी कंसिस्टेंट पीएलएस सैम बूटस्ट्रैपिंग है। तो जब आपके पास ये जो कंस्ट्रक्ट है आपके पास रिफ्लेक्टिव है, यानी एरोज जो हैं वो इंडिकेटर्स की तरफ जो है उनकी डायरेक्शन है, तो फिर आप जो है वो कंसिस्टेंट जो है वो यूज करते हैं, कंसिस्टेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं। एक तो ये आपके पास है। सेकेंडली ये है कि यहाँ पे पीएलएसएम यूज हो रहा है, यानी वेरिएंस बेस्ड जो है वो टेक्निक यूज हो रही है। अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे एम प्लस है, लिजरर है या एमस है, वो बेसिकली को वेरियंस बेस्ड सैम है। तो कोवेरियस बेस सैम में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जैसे डिफॉल्ट सेटिंग में वो यूज हो रहती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट जो है वो एल्गोरिथम यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर होंगे जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो हम कोवेरियंस बेस सैम में यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है प्रेफरेबल है कि आप कंसिस्टेंट एल्गोरिथम यूज करें। जैसे मेरे पास स्टूडेंट वर्जन है तो यहाँ पे हो सकता है रिजल्ट्स ना आए क्योंकि लिमिटेशन है। तो मैं यहाँ से ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम जो है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया कि अगर आपके पास प्रोफेशनल है तो यू गो विद कंसिस्टेंट एल्गोरिदम, लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट वर्जन यूज कर रहा हूँ तो मैं इस पे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे देखें पीएलएस सैम जो है एल्गोरिदम जो है इसको मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे और भी एक चीज समझ लें कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एल्गोरिदम में दो चीजें आ रही हैं, पीएलएस सैम एल्गोरिदम है और बूटस्ट्रैपिंग है। पीएलएस सैम एल्गोरिदम जब आपने मेजरमेंट मॉडल को चेक करना है, यानी उसकी रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, इसको मेक श्योर करना है। ठीक है, तो फिर आर स्क्वायर है आपके पास, एफ एफ स्क्वायर है, तो इसको जब मेक श्योर करना तो आपके पास पीएलएस सैम एल्गोरिदम आप रन करेंगे। लेकिन अगर आपने जो है वो बीटा, यानी आपने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको अगर आपने चेक करना है तो बूट स्ट्रैपिंग जो है वो आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रिलायबिलिटी वैलिडिटी को मेक श्योर कर लेता हूँ और फिर मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी बीटा को चेक करूंगा। तो पीएलएस सैम एल्गोरिथम को मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने डिफॉल्ट सेटिंग स्टार्ट कैलकुलेशन, और उसके बाद यहाँ पे आप रिजल्ट देखेंगे कि ये आपके पास अगर चेक करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर, एफ स्क्वायर और कंस्ट्रक्ट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेबिलिटी, और ये वी आई एफ जो है मल्टीकुलरिटी भी यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन जो है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लाइबिलिटी है, मैंने इसको क्लिक किया तो क्रोनबर्ग अल्फा, कंपोजिट लाइबिलिटी और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड ए बी आ गया। तो बेसिकली जो क्रोनबर्ग अल्फा है और कंपोजिट लाइबिलिटी है, ये दोनों ही जो है वो कंसिस्टेंसी को मेक श्योर करती है, यानी जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रिलायबिलिटी को मेक श्योर करती है। और जो एवीई जो है, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टर जो है, ये बेसिकली जो है वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी को मेक श्योर करती है।
तो क्राइटेरिया जो क्रोनबेक अल्फा या कंपोजिट लाइबिलिटी का होता है वो 0.7 या ग्रेटर देन 0.7 होता है, और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का क्राइटेरिया 0.5 या ग्रेटर देन 0.5 है। तो आप देखेंगे कि जो कंपोजिट लाइबिलिटी है या क्रोनबेक अल्फा है, जो भी वैल्यू 0.7 से कम है वो रेड है। यानी इसका मतलब है कि उन केसेस में, उन कंस्ट्रक्ट में रिलायबिलिटी जो है, कंसिस्टेंसी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। और अगर आप एवी में देखेंगे यहाँ पे, तो जो रेड है आपके पास 0.5 से कम है, तो इन कंस्ट्रक्ट की जो है वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी एस्टेब्लिश नहीं हो रही। तो ये बेसिकली यहाँ पे रिलायबिलिटी का जो आइडिया जो है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है, तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो पॉपुलर मेथड्स हैं। एक फर्नल लाकर जो है उसका मेथड है, और दूसरा जो है एच टी एम टी रेशियो है। तो पहले मैं फर्नल आकर जो है इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि जो कुछ डायगोनल्स है, एक मैट्रिक्स सा बना हुआ है। तो इसमें जो डायगोनल वैल्यूज है ना, ये बेसिकली एवीई का स्क्वायर रूट है। और जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज हैं, ठीक है, डायगोनल तो यहाँ पे शो हो रही है ना, 0.66 है, 0.67 है, 0.75, ये डायगोनल वैल्यूज है, यहाँ पे कर्सर मेरा है। और ये ऑफ डायगोनल वैल्यूज जो है ये बेसिकली इंटर कोरिलेशन है बिटवीन कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हम किस तरह से कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेबिलिटी स्टेब्लिश हो रही है, उसका ये होता है कि अगर डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो ऑफ डायगोनल वैल्यू से ज्यादा हों, तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेबिलिटी जो है वो स्टेब्लिश हो रही है। ये फर्नल आकर का क्राइटेरिया। उसके बाद जो एच टी एम टी क्राइटेरिया है, यहाँ पे ये वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। तो एच टी एम टी जो है आपके पास यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें ये होता है कि आपने देखना होता है कि 0.9 से अगर कोई ज्यादा वैल्यू तो नहीं। अगर 0.9 से ज्यादा है तो आप जो है कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इस केस में देखें, सभी ग्रीन है और सभी 0.9 से कम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेबिलिटी जो है वो मॉडल की जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है। इसके अलावा और जो है यहाँ पे आर स्क्वायर है मॉडल का जो है, यानी 0.28 है। आपको आइडिया है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वेरिएंस कितना एक्सप्लेन हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो उसको कैप्चर कर रहा होता है आर स्क्वायर, यानी 0.28 है, या 28.6% कह लें, और रिमेनिंग एरर से है। और उसके बाद यहाँ पे जो वी ए एफ का भी था, मल्टीकोलिनिटी। तो अब आप देखें वी ए एफ जो है मल्टीकोलिनिटी, आप सभी देखें वी ए एफ जो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर वी ए एफ, तो ये सभी जो है वो 2 से कम है। तो इसका मतलब है कि इस मॉडल में भी कोई मल्टीकोलिनिटी का इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम बैक जो एरो जो है इसमें मैं क्लिक करूंगा, और कैलकुलेट और बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैं रहने दूंगा, और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है यहाँ से रिजल्ट मुझे मिल जाएंगे। तो उसमें आपके पास यहाँ पे पाथ कोफिशिएंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे, यानी अ, ये आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी का भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट है, ओसी का भी इम्पैक्ट है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इंटरेक्शन में। यहाँ पे देखें आपके पास, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी मल्टीप्लाई बाय ओवर कॉन्फिडेंस, और उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पे। तो अगर ये वाली टर्म जो है इंटरेक्शन जो है, इसकी पी वैल्यू जो है, ये देखें यहाँ पे पी वैल्यू मैंने कर्सर से सिलेक्ट की है, शायद आपको ये शो हो रही है पी वैल्यू। तो ये 0.05 से कम है, तो इसका मतलब है कि इंटरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है मॉडरेशन एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो ओवर कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के रिलेशनशिप पे जो है उसको उसको मॉडरेट कर रही है, उसके उस पे इम्पैक्ट उसका आ रहा है। तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है। और ये स्लोप से भी आइडिया हमें हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको स्लोप भी दिखा देता हूँ। बैक, यहाँ से एरो पे बैक, और इसमें यहाँ पे पी एल एस एम एल्गोरिदम, और उसके स्टार्ट कैलकुलेशन, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्लोप का है सिंपल स्लोप एनालिसिस है। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि अगर ये लाइंस पैरेलल हो तो इसका मतलब इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इससे ग्राफिकली भी हमें आइडिया हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ से और आप फर्दर आप जो है यानी स्ट्रक्चर मॉडल के जो है आप पाथ कोफिशिएंट दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप वैल्यूज जो भी आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू की है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप वैल्यूज शो करके उसमें जो है मॉडल से रिलेटेड जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।